तो लगातार मतदान जारी है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में उत्साह की कमी भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम राज्यों में तमाम सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक सीट की ये तस्वीर है। वैसे तो हर सीट इंपॉर्टेंट होती है आयुष, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो मैदान में हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है और उन लोगों ने अपने अपने इलाकों में इस बात की अपील भी की है और उम्मीद भी की है कि लोग घर से निकलें। इसमें एक बहुत रोचक तथ्य होगा कि गुजरात में एक तरफा माहौल कहा जाता है। आज सुबह हमने प्रधानमंत्री को देखा, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कैसा जाता है बजाय कि दूसरे राज्यों में, ये भी एक बहुत डिसाइसिव चीज होगी कंपैरिजन के लिए। लेकिन तमाम दिग्गज आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। भारत 24 चप्पे चप्पे पर सुबह 6 बजे से लगातार एक एक पत्रकार जो है भारत 24 का वहां पर मौजूद रहा, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाने के लिए। और आप देखा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के जितने भी दिग्गज हैं, जिसमें हम आपको तस्वीरों में अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, तस्वीरों में तमाम बड़े नेता आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिनको आज चुनाव में भी उतरे हैं, उनकी पत्नी उनके साथ साथ। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए सुप्रिया सुले से लेकर तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में गुजरात से बंगाल इलेक्शन का आंखों देखा हाल भारत 24 पे सबसे पहले। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरों के जरिए ये भी समझिए कि बड़े दिग्गजों ने वोट कर लिया है, अब बारी आपकी है और लगातार मताधिकार का इस्तेमाल करने की हम गुजारिश कर रहे हैं। कुछ राज्यों में वोटिंग परसेंटेज पॉलिटिकल पार्टीज की भी चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में, बिहार में वोटिंग परसेंटेज कम देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, देखिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार फिर विदिशा से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अब मैं आ रहा हूं। पार्टी का आदेश स्वीकार, जनता का प्रेम और विश्वास प्राप्त हो रहा है और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। पूरे प्रचार में हमने देखा लाडली बहनों का आपको बहुत एक तरह से प्यार मिला, पोटलियां देखी, पैसा देखा और सवेरे 6 बजे से यहाँ भी वही देख रहे हैं। बहनों का प्यार मेरे लिए देवी का आशीर्वाद है। बहनों से मेरा रिश्ता पदों का नहीं, दिलों का है। और ये 400 पार की जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी आज वोट कर रहे हैं। 400 पार करेगी बीजेपी। बिल्कुल। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत, सुनिए। डिंपल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पिछली बार आप भारी मार्जिन में जो है कि जीत हासिल की थी मैनपुरी से, इस बार क्या लगता है कि मैनपुरी का जनाधार क्या? मैं समझती हूँ मैनपुरी का जनाधार ऐसे सांसद और ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के लिए है जो लोगों के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं मैनपुरी ही नहीं, पूरा देश आज इन चुनावों की तरफ देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह लड़ाई चुनाव की जो इलेक्शंस हो रहे, कहीं ना कहीं यह लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की है और हमारे लोकतंत्र के अधिकार को बचाने की भी है। मैम, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी जो है कि यादव की और परिवार की राजनीति करती है और कोई दूसरा यादव नहीं मिला है उनको प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी दोगुली राजनीति करती है और जिस तरह से वो, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो ये बेफिजूल के मुद्दे लेकर आती है। लेकिन इस बार जब 10 साल पूरे हो गए हैं इस शासन में और जहां हमारा युवा 30 साल का 40 साल का है, वो मैं नहीं समझती हूँ कि वो 45 साल का चाहेगा कि बिना रोजगार के रहे। मैम, भारत 24 की टीम आपके साथ लगातार जो है कि मतलब कि बूथ पर जो है कि सर्वे अभी कर रही थी और तमाम जगहों पर विरोध करने को मिला, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? मैं समझती हूँ मौजूदा जो शासन है, प्रशासन है, कहीं ना कहीं जिस तरह ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने में आमादा हैं, मैं समझती हूँ यही जिम्मेदार है आज के हालात के। मैनपुरी के सिटिंग सांसद डिंपल यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पर जो कि तंज कसते में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो उन पे अशुद्ध भाषाओं को प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि ये दोगली सरकार है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी बूथ पर जो कि डिंपल यादव जहां पर वो अपने बूथ पर गई थी सर्वे करने के लिए और वहां पर निरीक्षण करने के लिए गई थी, तो वहां पर तमाम जो क्षेत्र थे वहां पर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश देखने को मिला था, विरोध करने को मिला था। इसके जिम्मेदार साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ठहराया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24 मैनपुरी। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। संजय राणा जी, आखिर दो राज्य खास करके महाराष्ट्र और बिहार जहां वोटिंग परसेंटेज बाकी राज्यों की तुलना में कम देखा जा रहा है, क्या कोई नैरेटिव की कमी का कारण दिख रहा है या सिर्फ गर्मी महज इशू है?
देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा कि वहाँ महाराष्ट्र का चुनाव इस समय बड़ा दिलचस्प होगा। अगर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ बारामती का, देखिए बारामती में कहीं परिवार का चुनाव है जो सुप्रिया सुले हैं और उनकी भाभी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रही हैं। और आपको याद होगा कि 11 बजे तक का जो वोटिंग रिजल्ट आया, मतलब जो परसेंटेज आया वो 14% है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वोटरों में उदासीनता क्यों है। अगर उनको लगता है कि वोटर जो करंट उनके जो नेता है वो सक्षम है या उनका काम कर रहे हैं, या तो वो कारण हो सकता है। अगर नहीं बदलाव की स्थिति चाहते हैं तो ओब्वियसली ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें जो मुकाबला है इस समय दोनों पार्टियों के लिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हो चाहे शरद पवार साहब हो, दोनों के लिए एक तरह से प्रश्न चिन्ह बना हुआ है अपने अपने बैटल को बचाने के लिए। अभी तक कोई लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है जब से पार्टियां बनी है, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे अजीत पवार गुट हो चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट हो, तो लिटमस टेस्ट कुछ नहीं हुआ किसके साथ जनता नेता। नो डाउट कितना बड़ा इशू सिंबल अजीत पवार के साथ अगर है फिलहाल के लिए। देखिए अजीत पवार साहब के साथ सिंबल होने से जो देखिए दो तरह के वोटर होते हैं, एक होते जागरूक वोटर जो समझता है चीजों को, जो नहीं जानता गांव का जो वोटर है उसके लिए जो अगर सिंबल चेंज हो जाता है तो जिसको नया सिंबल मिलता है उसके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाता है। और जो भी एनसीपी का आप देखिए जो कैडर है वो थोड़ा रूरल एरिया में है, अर्बन में ज्यादा उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है अजीत पवार गुट को मिले। और शरद पवार के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि अगर उनका जो वोटर है उस तरफ से टर्न आउट नहीं होता या कंफ्यूज होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए, दोनों पार्टी में। तो उद्धव ठाकरे जी को एक कंफ्यूजन और है कि आप आज शाम को वोटर किसी के लिए वोट करते हैं, 4 जून को वो जीत जाते हैं किसी भी पार्टी के लिए, हो सकता है वो 4 जून की शाम को दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो वोटर इसलिए भी उत्साहित नहीं होता कि आज हम निकल रहे हैं किसी को वोट करने के लिए, कल वो किस पार्टी में है पता ही नहीं है। हमारा एजेंडा इस पार्टी को देने के लिए, कल को वही प्रत्याशी किसी और पार्टी में है, दूसरा एजेंडा निभा रहा है। अदिति इसमें एक चीज और भी हो रही है, कहीं ना कहीं हमें लगता है विपक्ष जो है जो जिस तरीके से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो कमजोर सा पड़ता नजर आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं आपसे आऊंगी, मैं आयुष से भी बात करना चाहती हूँ। आयुष जी आप ही बताइए कि ऐसा क्यों लगता है मुझे कि जो 2004 में चुनाव हुआ था, जब ये सोचा ही नहीं गया था कि शाइनिंग इंडिया तमाम बातें थी, अटल जी वापस नहीं आएंगे, तब भी विपक्ष ने यही दिखाया था कि वो बहुत कमजोर है। एक सत्ता दल वाली पार्टी बहुत ताकतवर है, विपक्ष बहुत कमजोर है, और जनता को आगे आने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम बताएंगे। कहीं ना कहीं बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से भी लग रहा है कि हम तो नहीं, जनता ही लड़ रही है। वो ये दिखाना चाहता है जानबूझ के कि हम कमजोर, आउटडोर कैंपेन किए नहीं है और वो कमजोर है, जिससे जनता आगे आए, और इसलिए कहा भी जा रहा है जनता चुनाव लड़ रही है। क्या इस तरह की स्थिति लगती है? लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या वो अटल आडवाणी वाले दौर से मोदी और शाह का जो दौर है थोड़ा सा अलग है, खास करके संगठन के तैयारियों को अगर देखा जाए, जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, डी ग्रेड की सीटों को पहले चुना गया और उसके बाद बाकी सीटों पर फोकस किया गया, उन राज्यों में अलायंस पार्टनर खोजा गया या दूसरे दलों को तोड़कर अपने साथ साथियों को जोड़ा गया जहां पर बीजेपी कमजोर लग रही थी। खास करके अभी महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, बीजेपी को वहां सर्वे में ऐसा लगा कि शायद वो जो एक्सपेक्ट कर रही है अपना विस्तार भी और एनडीए का वहां पर अच्छा खासा दबदबा भी, उसको वहां पर सर्विस में ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद अजीत पवार को भी साथ लाया गया, जिनको कुछ ही वक्त पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी घेर रही थी। तो शायद एक फर्क दिखता है, ये फर्क नतीजों में कितना होगा, ये सबसे अहम सवाल। संजीव जी अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें। अब मैं ये कह रहा था कि दोनों स्टेट में एक खास समानता भी है। आपने देखा कि माफी के साथ रोकने बड़ी, संजीव जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बिहार महाराष्ट्र को लेकर बता रहे थे। ये कह रहे थे कि दोनों जगह में एक समानता ये है कि बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी एक चलती हुई सरकार को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से अपदस्थ किया था और अपनी सरकार बनाई है दोनों जगहों पे। महाराष्ट्र में उन्होंने उससे पहले भी कोशिश कर ली थी, लेकिन दूसरी बार एक बड़े खेमे को ले जाकर के तो बिहार में तो अलग है ना सिचुएशन। वो तो नीतीश कुमार जब चाह ही नहीं रहे थे कि सरकार में रहें, नहीं चाह रहे थे, किस परिस्थिति में आए, लाया गया, वो बात की बात है। लेकिन सच बात यही है कि सरकार तो चल रही थी, ठीक ठाक सरकार चल रही थी। 5 दिन पहले तक या 1 दिन पहले तक इस्तीफा देने से इसमें बीजेपी का रोल क्या? अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, चलिए एक बार को फर्ज कर लेते हैं कि अजित पवार को लाया गया, शिंदे को लाया गया, लेकिन बिहार का सिचुएशन तो बिल्कुल अलग है। नहीं, हम बीजेपी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, बीजेपी एक बड़ी, नहीं मैं सिचुएशन वाइज ही बात कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र का अलग है, वोटिंग परसेंटेज कम होने के महाराष्ट्र के कारण गना है राणा साहब ने। नहीं, अभी अंडरलाइन जो अदिति एक बात कह रही थी उसको लेकर के हम ये बात कह रहे थे कि सचमुच में मतदाताओं में ये उदासीनता कि यदि आप
कुछ सोच के किसी पार्टी को वोट देते हैं कि सरकार में ये रहेंगे, ये पार्टी है बेहतर है, इसको वोट देते हैं। फिर पता चलता है कि नहीं, 6 महीने में, 1 साल के अंदर में या 10 दिन के अंदर में ये सब कुछ आपने जिसके विरोध में वोट दिया वो उसके साथ में चला गया और सरकारें बना ली। तो मतदाताओं में एक उदासीनता का कारण ये भी है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कौन किसको वोट देंगे और कौन किसके खेमे में चला जाएगा। और खास करके नीतीश कुमार के बारे में बिहार में तो वही स्थिति है और वहाँ भी कमोबेश स्थिति वही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से मतदाताओं में मतदान करने की जो क्या इसमें एक एंगल ये नहीं जुड़ता कि विपक्षी पार्टियां भी मजबूत ऑप्शन बनकर या अपना नैरेटिव जनता तक नहीं पहुंचा पा रही हैं, वरना अग्रेशन दिखता। हमने देखा अग्रेशन किस तरह से वोटिंग के लिए लोग 7-7, 8-8 बजे तक लाइन में जो लोग लगे रहे वो वोट करते हैं। देखिए, जब आप केंद्र में नहीं होते हैं और बहुत सारे राज्यों में जब बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाता है तो वैसे भी विपक्षी पार्टियां कमजोर हो जाती है। जिसके पास ये सारे सुविधा साधन संपन्न जो पार्टियां होती है जो केंद्र में है, सबसे ज़्यादा जवाबदेही, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और साधन भी उसी के पास होते हैं। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि विपक्षी पार्टियां किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है। फिर इस पे तो मतलब ये हो जाएगी जो सत्ता वाली बात है कि जो विपक्ष में चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा तो है नहीं। बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई, इंदिरा गांधी की सरकार गिरी। क्यों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, स्थिति इसलिए आई क्योंकि हमने देखिए इस पूरे चुनाव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की उसके बाद माहौल बना, परसेप्शन में सबसे पहली जीत हुई। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में आप देखिए कैसे विभाजन के अंदर की स्थिति, इंटरनल स्थिति कैसी थी। 5 साल सचिन पायलट नाराज बैठे रहे अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत की इतनी बेहतर योजनाओं के बावजूद भी नहीं हो पाया कि सरकार वापस आई। बहुत 73 सीटें आ गई, उसके बावजूद भी सरकार, जबकि अगर कांग्रेस एकजुट होती तो शायद आती। तो विपक्ष जिम्मेदार, आप कह रहे हैं ना विपक्ष की स्थिति ऐसी, विपक्ष ने खुद को ऐसी स्थिति किया है। आप छत्तीसगढ़ देखिए, टीएस देव सिंह लड़ते रहे। आप मध्य प्रदेश में सरकार गिरी क्यों? आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से शुरू करेंगे, कमलनाथ से शुरू करेंगे, दिग्विजय सिंह से बात करेंगे। और हरियाणा देख लीजिए आप, राज्यसभा में अजय माकन नहीं जीत पाए, क्यों? इंटरनल क्राइसिस की वजह से। तो आप हिमाचल में एक सिचुएशन, हिमाचल की सिचुएशन आप देखिए। तो जो स्थिति हम कई बार कहते हैं विपक्ष की स्थिति जो है पक्ष कर रही है, बीजेपी ने कर दी, हर बार ये सही नहीं है। आपने हर जगह ड्यूअल लीडरशिप करने के चक्कर में अपने लीडर्स खोए और इसी वजह से लोग छोड़ के जाते हैं आपको। देखिए अदिति, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और हमने देखा है कि किस तरह से पंजाब इलेक्शन के 6 महीने 7 महीने पहले हम लोग समझ रहे थे कि पंजाब इलेक्शन तो थाली में सजा हुआ है। पंजाब की तो गलती खुद कांग्रेस ने करी है। और कांग्रेस पार्टी तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी अपने अंतरकलह या अंतर्द्वंद में अपनी जीती हुई खेमों में तो बटी हुई है ही। हमारे बोल देने से या हमारे इसको ढक देने से ऐसा वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, वो जानते हैं। लेकिन इसके सबों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जब सामने है तो मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ना कम साधनों में भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत, सक्षम, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में काफी मजबूत है। तो उसके लिए प्रयत्न तो करना ही होगा। इन तमाम पहलुओं के बीच किस तरह से सुसाइडल बयान जो नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे।